हेलो फ्रेंड्स, मैं देव शुक्ला आज आपकी क्लास लेके आया हूँ। जो आपकी वैदिक संस्कृति चल रही थी, वैदिक संस्कृति में पार्ट 3 तक आपका कंप्लीट हो गया था। पार्ट 3 के बाद आपका स्टार्ट होना है पार्ट 4। पार्ट 4 में जो एमसीक्यूज रहेंगे आपके, शायद 2 या 3 पार्ट्स और बचे हैं वैदिक संस्कृति के। ये कंप्लीट होने के बाद आपका आ जाएगा महाजनपद काल। ठीक है, महाजनपद काल का टॉपिक पढ़ाया जाएगा। इसे धीमे धीमे आपके जैन धर्म, बौद्ध धर्म, आपका जो विशेष जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल आपका सिलेबस चलता रहेगा। ठीक है, एमसीक्यूज चलते रहेंगे आपके। ठीक है, तो आपको जो वैदिक संस्कृति है इसका जो हम आपका पार्ट 4 लेके आए, इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका ऋग्वेद के किन 6 मंडलों में, ऋग्वेद के किन 6 मंडलों में, ऋग्वेद के किन 6 मंडलों में को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है। ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल और गोत्र मंडल कहा जाता है। ये आपका, ये क्या लिखा है, दूसरे मंडल है, ये मंडल है, ये मंडल, दूसरे मंडल और 7वें मंडल तक, दूसरे मंडल से लेके जो 7वें मंडल तक है ना, इसको ही वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है। दूसरे मंडल से लेके 7वें मंडल तक, दूसरे मंडल से लेके 7वें मंडल तक को हम क्या कहते हैं, आपका ये वंश मंडल या गोत्र मंडल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया गया है। कल ही हमने आपको बताया था जादुई माया और वशीकरण का वर्णन आपका किस में किया गया है, अथर्ववेद में किया गया है। किस वेद में, अथर्ववेद में किया गया है, अथर्ववेद में। और संगीतों का वेद किसे कहा जाता है, सामवेद को। संगीतों का वेद, संगीतों का वेद सामवेद को कहा जाता है। और यजुर्वेद में आपके यज्ञ वगैरह होते हैं, यज्ञ वगैरह कर्मकांड वगैरह जो होते हैं वो आपके किस में होते हैं, यजुर्वेद में होते हैं। और ऋग्वेद तो आप जानते हैं, जो ईश्वरी महिमा की जो शक्ति का बखान किया गया है वो आपके ऋग्वेद में कहा गया है। और वेदों के रचयिता कौन है, वेद व्यास। वेदों के रचयिता कौन है, वेद व्यास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य शब्द इंगित करता है, आर्य शब्द इंगित करता है, ये करता है, हमने कल बताया था श्रेष्ठ वंश को करता है। और आर्यों की जो भाषा थी वो क्या थी, संस्कृत, संस्कृत। और ये आर्य आकर सबसे पहले कहाँ बसे थे, पंजाब प्रांत में आकर बसे थे। और ये आए कहाँ से थे, मध्य एशिया से आए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं। तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं, 10 मंडल हैं। और 10वें मंडल में किसका उल्लेख है, 10वें मंडल में वर्णों का उल्लेख किया गया है। वर्णों का उल्लेख किया गया, मैंने बताए थे 4 वर्ण होते हैं, 4 वर्ण होते हैं। पहले वर्ण का नाम ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य, चौथा शूद्र कहा जाता है। ठीक है, 10वें मंडल में वर्ण का निर्माण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य भारत में संभवतः, आर्य भारत में संभवतः आए हैं। आर्य भारत में संभवतः कहाँ से आए हैं, ये आए हैं मध्य एशिया से। कहाँ से आए हैं, मध्य एशिया से। अभी जस्ट मैंने बताया था आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ से आए थे, मध्य एशिया से आए थे। ठीक है, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है। तो वो आपको कौन सा है, आपका यजुर्वेद। यजुर्वेद गद्य व पद्य दोनों में लिखा गया है, गद्य व पद्य दोनों में लिखा गया है। उस वेद का नाम है यजुर्वेद। यजुर्वेद के पढ़ने वाले को हम अध्वर्यु कहते हैं। यजुर्वेद के पढ़ने वाले को क्या कहते हैं, अध्वर्यु के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके बाद सामवेद के पढ़ने वाले को हम उद्रार्थ कहते हैं। सामवेद के पढ़ने वाले को हम उद्रार्थ कहते हैं। और ऋग्वेद के पढ़ने वाले को हम होर्त कहते हैं। ऋग्वेद के पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है, होर्त के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, इनका उल्लेख किस वेद से मिलता है। प्रजापति, सभा और समिति, ये बेटा ये होती है राजा को सलाह देने वाली, सभा और समिति राजा को सलाह देने वाली 2 समितियां थी। ये प्रजापति की 2 पुत्रियां थी। इनका उल्लेख किस वेद में मिलता है, तो इनका उल्लेख कहाँ से मिलता है, ऋग्वेद से मिलते हैं, सॉरी अथर्ववेद से मिलता है। और अथर्ववेद में ही जादू टोना या वशीकरण से रिलेटेड बातें कही गई हैं। जादू टोना या वशीकरण से जो बातें कही गई हैं वो आपकी कहाँ पर की गई हैं, ये आपकी अथर्ववेद में कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी है। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी है, ये है आपकी विदत। ये विदत जो है ये ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था है। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी है, ये आपकी विदत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे ज्यादा प्राचीन है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ सबसे प्राचीन ग्रंथ है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? ये आपका सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गोत्र व्यवस्था। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई थी? गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई थी? ये गोत्र व्यवस्था आपकी उत्तर वैदिक काल में आ गई थी। देखो हमने आपको बताया था 2 काल हुआ करते थे, पूर्व वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल प्लस उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल का टाइम पीरियड था 1500 से 1000 और इसका था 1000 से 600। 1000 से 600। ठीक है, तो आपका गोत्र व्यवस्था किस काल में आई थी? ये आई थी आपकी उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुलोम विवाह का अर्थ। अनुलोम विवाह का अर्थ है, अनुलोम विवाह का अर्थ क्या है? या उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह, या फिर निम्न वर्ण पुरुष उच्च वर्ण नारी के साथ विवाह, या उच्च वर्ण पुरुष व उच्च वर्ण नारी के साथ विवाह, या फिर निम्न वर्ण पुरुष निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। बताइए इसका अर्थ क्या है कि अनुलोम विवाह का अर्थ बताइए। तो इसका अर्थ है कि उच्च वर्ण पुरुष और निम्न वर्ण नारी, मतलब छोटी कास्ट जो होती है, जो छोटे शूद्र लोग होते हैं, इनके साथ विवाह ब्राह्मण के लोग कर लें। ठीक है, तो उच्च वर्ण पुरुष, उच्च वर्ण पुरुष जो उच्च वर्ण के होते थे वो आपके, सॉरी ये नहीं है, उच्च वर्ण पुरुष और निम्न वर्ण नारी के साथ हुआ, ये आंसर है आपका। उच्च वर्ण पुरुष होगा और नारी जो होगी वो निम्न वर्ण की नारी होगी, उसके साथ विवाह होगा, उसे ही हम अनुलोम विवाह कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? अनुलोम विवाह कहते हैं। ठीक है, प्रतिलोम विवाह तब माना जाता था, अभी था अनुलोम विवाह जिसमें उच्च वर्ण का पुरुष होगा और निम्न वर्ण की नारी होगी। लेकिन प्रतिलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह तब माना जाता था जब उच्च वर्ण का पुरुष या निम्न वर्ण की नारी के साथ विवाह कर ले, या फिर जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती है, या फिर जब उच्च वर्ण का पुरुष उच्च वर्ण की नारी के साथ विवाह करता है, या जब निम्न वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की नारी के साथ विवाह करता है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के साथ शादी कर ले। जब अच्छा इसमें देखो, इसमें उच्च वर्ण की नारी होगी और जो निम्न वर्ण का जो होगा वो पुरुष होगा, उसे हम प्रतिलोम विवाह कहेंगे। उसे हम कौन सा विवाह कहेंगे? प्रतिलोम विवाह कहेंगे। देखो इसका आंसर कौन सा होगा? जब उच्च वर्ण की नारी हो, उच्च वर्ण की नारी हो और निम्न वर्ण का पुरुष हो, आपका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, और आपका अनुलोम विवाह क्या होगा? जिसमें उच्च वर्ण का पुरुष हो और निम्न वर्ण की नारी हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक युग में यव कहा जाता था। वैदिक युग में यव किसे कहा जाता था? वैदिक युग में जो यव कहा जाता था ये कहा जाता था जौ को। वैदिक युग में यव कहा जाता था, ये कहा जाता था किसको? ये जौ को कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ब्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है ये आप बताइए। ब्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ये बेटा आपका चावल के लिए प्रयुक्त हुआ है ब्रीहि शब्द। ब्रीहि शब्द चावल के लिए प्रयुक्त हुआ शब्द है। कौन सा? ब्रीहि। और यव किसके लिए? जौ। यव होता था जौ और ब्रीहि होता था चावल। नेक्स्ट, अथर्व का अर्थ है। अथर्व का अर्थ है पवित्र या जादू। पवित्र जादू है। अथर्व का जो अर्थ है ये पवित्र जादू है। अथर्व का अर्थ क्या है? ये है पवित्र जादू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट क्या है? ए शिक्षा, बी कल्पसूत्र, सी निरुक्त, डी छंद। आपके इसके जो सूची सेकंड है उसमें है फर्स्ट ध्वनि शास्त्र, सेकंड कर्मकांड, थर्ड है आपका शब्द व्युत्पन्नी शास्त्र और फोर्थ है आपका भाषा शास्त्र, फोर्थ है आपका छंद शास्त्र। इसको इससे मिलान करना है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए का वन, शिक्षा का हो जाएगा आपका ध्वनि शास्त्र, इसके बाद बी का टू, आपका कल्पसूत्र का हो जाएगा आपका कर्मकांड, कल्पसूत्र निरुक्त का हो जाएगा आपका भाषा शास्त्र और आपका छंद का हो जाएगा छंद शास्त्र। आपका आंसर हो जाएगा आपका ये एक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं। अष्टाध्यायी के रचनाकार सब जानते हैं पाणिनि। अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? पाणिनि है। अच्छा बताओ, न्याय दर्शन के कौन थे? गौतम। इनका दर्शन कौन था? गौतम का कौन सा था? न्याय।
कपिल का कौन सा दर्शन था? सांख्य दर्शन था। पतंजलि योग। और आपके व्याकरण अष्टाध्यायी की रचनाकार कौन है? अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? इनका नाम है पाणिनि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? निम्न में से सबसे कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो मनु स्मृति सबसे प्राचीनतम स्मृति है। मनु स्मृति सबसे प्राचीनतम स्मृति है। मनु स्मृति कौन सी है? सबसे प्राचीनतम स्मृति कौन सी स्मृति है? मनु स्मृति है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? किसे आदि काव्य कहा जाता है? आदि काव्य किसे कहा जाता है? आदि काव्य आपको रामायण को कहा जाता है। रामायण को कहा जाता है। वैसे पूछा जाता है दो महाकाव्यों के नाम बताइए, तो रामायण और महाभारत को दो महाकाव्य भी बोला जाता है। महाकाव्य रामायण और महाभारत है। लेकिन अगर आदि काव्य पूछा जाए तो आदि काव्य क्या हो जाएगा? रामायण हो जाएगा। आदि काव्य क्या हो जाएगा? रामायण हो जाएगा। ठीक है, प्राचीनतम पुराण है। प्राचीनतम पुराण है। प्राचीनतम पुराण से पहले बताओ पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या 18 है और सबसे प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण। सबसे प्राचीन पुराण है कौन सा? मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है। और पुराणों के रचयिता कौन है? पुराणों के रचयिता है लोहमर्ष। पुराणों के रचयिता है लोहमर्ष। कौन है बेटा? लोहमर्ष पुराणों के रचयिता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, ये आपका वैदिक संस्कृति का, ये आपका 4th नंबर का पार्ट आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट पार्ट आपको लेके आएंगे जल्दी। ठीक है, थैंक यू सो मच।